अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुख्तलिफ जो बयानात और तासुरात दिए जा रहे थे, जैसे खुर्शीद शाह साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस नहीं आएंगे। उन्होंने जो पहले तारीख का एक ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जो शेड्यूल है वो भी जारी किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो ये भी एक तासुर है यहाँ पर कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे तो उनको कानूनी तौर पर कौन सी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होंगी। ये सवाल भी ताहाल जो है वो उठाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इसका इज़हार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो PDM की इत्तेहादी हुकूमत थी, वो हुकूमत ख़त्म होने के बाद तमाम जमातें बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही थी। लेकिन अब हम देखें तो मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ बयानात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त भी उनका ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बर वक्त इंतखाबात करवाए जाएँ और इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का हल है। इसी के साथ साथ अगर JUI की हम बात करें तो वो ये समझते हैं कि सबसे पहले तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना चाहिए और तरजीहात जो हैं वो तय करनी चाहिए, क्योंकि रियासत जो है वो डूब रही है और सियासी जमातों को इलेक्शन की फ़िक्र है। ये मौलाना साहब ने कल ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। फिर इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से उनके जो वफ़द था उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये भी जो मौक़िफ़ रखा कि जो मरदमशुमारी है, आप मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद जो हल्का बंदियों का मामला था उसका टाइम कम करें। टाइम कम हुआ और जनवरी का माह जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इसी के साथ साथ इस वक्त भी मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। हम इसी पर बात करेंगे। ताज हैदर साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम देखें तो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का मामला जो है वो भी आपके सामने है। फिर इलेक्शन के हवाले से जैसे मैंने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी का तो वाज़ेह मौक़िफ़ है, लेकिन मौलाना साहब ये चाह रहे हैं कि तमाम जमातें पहले बैठें, तरजीहात तय करें और उसके बाद ही कोई आगे का लाए अमल हो। तो आप क्या समझते हैं कि JUI क्या चाहती है? वो जो चाहते हैं तो वो बताएंगे, लेकिन ये कि इसकी तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल गुजर गए, अब इलेक्शन होने चाहिए। तो लेकिन सर, इस हवाले से अभी भी जो आपका मुतालबा था कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करे, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के माह का ऐलान तो किया है, लेकिन अभी तक आपका वो मुतालबा तस्लीम नहीं हो रहा कि इलेक्शन की जो है तारीख भी दी जाए। आपने पार्लिमानी कमेटी इजलास के, आप सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उसमें भी आपने ये नुक्ता उठाया था। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी जो तारीख है उसका ऐलान नहीं कर पा रही? देखिए, वो जब हमने पूछा उनसे कि जी आप क्यों ये नहीं कर रहे ये, और क्या कोई रीजन है इसके पीछे कि आप नहीं ऐलान कर रहे, बल्कि मैंने ये कहा कि जी हल्का बंदियों के सिलसिले में पूरा आपने फला तारीख तक किया होगा, फला तारीख तक किया होगा, तो अब मसला क्या है, आप क्यों नहीं ये कर सकते, इसमें दुश्वारी क्या आ रही है? तो उन्होंने बात मानी और उन्होंने ये कहा था कि जी हम आज ही कमीशन के सामने, सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए थे हमारी कमेटी में, कि कमीशन के सामने हम रखेंगे और फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो अब ये इसमें मुझे तो कुछ दुश्वारी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने तो यही, बल्कि साहब उनके भाई कोई दुश्वारी है तो बताइए कि इस वजह से हम नहीं कर रहे। लेकिन ये कि इलेक्शन कमीशन ने ना तो उस कमेटी में ना वैसे ये बताया कि आखिर दुश्वारी क्या है। लेकिन ताज हैदर साहब, बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, आप क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी बुलाने का इरादा रखते हैं कि वो आके सेनेट कमेटी को ब्रीफ करें और इलेक्शन के हवाले से जो उनको चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से भी आगाह करें? नहीं, वो जो उससे फर्क क्या पड़ेगा जी? बात तो ये कि मतलब बुलाने की जरूरत ही ना पड़े, वो कर दें और उसमें या कोई दुश्वारी बताएं कि जनाब ये दुश्वारी है, इस वजह से नहीं हो सकता जी। यानी उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है ना, वो तो कह ही नहीं रहे कि हम क्या करें। सर, जो सेक्रेटरी साहब ने आपको ब्रीफिंग दी, जो स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी गई थी, आप मुतमईन थे? आपको लगता है कि जनवरी में इंतखाबात का इनेकाद जो है वो यकीनी बना सकेगी इलेक्शन कमीशन? नहीं, मैं कोई दुश्वारी नहीं देख रहा। अच्छा। और मेरी समझ, बल्कि उसमें ये भी बात आई थी कि जो शिकायत के लिए 1 महीना रखा गया है कि शिकायत दाखिल करें, तो मैंने कहा वो 1 महीना बहुत ज्यादा है,
और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये शिकायत जो है वो दूर की जा सकती है, वो रजिस्टर की जा सकती है। लेकिन ताज हैदर साहब, अगर आप देखें तो इलेक्शन के हवाले से आपका वाज़ेह मुतालबा है, जैसे मैंने जिक्र भी किया। अब अगर जनवरी में इंतखाबात जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी ने अपना होमवर्क तैयार कर लिया है कि अगर जनवरी में इंतखाबात नहीं होते तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगी, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, या क्या स्ट्रेटजी होगी सर आपकी? देखिए, ये तो हमारी क़यादत डिसाइड करेगी। हम तो जेल जाने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। तो सड़कों पर निकलने का इरादा जेल चलो तो जेल चलो सर। किस नतीजे में जेल में जाएंगे सर जी? जेल सड़कों पर निकलेंगे, आप धरना देंगे या क्या? देखिए, जो भी तय होता है जी, लेकिन ये कि इंतखाबात पे तो समझौता नहीं किया जा सकता ना, क्या इंतखाबात नहीं हो। लेकिन ताज हैदर साहब, इसी के साथ साथ अगर मर्दमशुमारी का हम जिक्र करें, आपके ऊपर भी ये मलबा पीपल्स पार्टी के ऊपर डल रहा था कि आपने मंजूरी दी और आपके इल्म में था कि अगर ये आप मंजूरी देंगे तो फिर इंतखाबात जो हैं वो ताखीर का शिकार होंगे। उसके बावजूद जो मुराद अली शाह साहब थे उन्होंने वोट भी दिया। अब उसके बाद आपका मौक़िफ़ भी था कि आप वाइट पेपर जारी करेंगे मर्दमशुमारी के हवाले से। आप बताएंगे कि क्या उस हवाले से पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, ये बिल्कुल उल्टी बात है जी। बात यह है कि हमें तो शुरू से 1.5 साल से मीटिंग्स कर रहे थे, खत लिख रहे थे, और हमें पता था कि ये ज्यादती हो रही है और अंडर काउंट किया जाएगा। और लेकिन उसके बावजूद उन्होंने दे दिया, हमारे सिंध की आबादी कोई 3 करोड़ कम कर दी। अच्छा, अब उसमें जिस वक्त के CCI की मीटिंग शुरू हुई तो आबादी के नए आदाद और शुमार दे दिए गए जो नोटिफाई किए हुए आदाद और शुमार से कहीं ज्यादा कम थे। यानी जो आदाद और शुमार पहले उन्होंने नोटिफाई किए थे उसमें भी तखफीफ करके, कमी करके वो दिया हमें। और जब कहा भाई ये क्या है, आपने तो खुद ये नोटिफाई किए थे और अब आप जो है वो बिल्कुल नए आदाद और शुमार। तो उनके साथ ये इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि सीटों में रद्दो बदल ना हो। अच्छा। यानी नशिस्तें वही रहे हर सूबे की कि जितनी पहले थी। तो मतलब एक तरीके से उन्होंने तस्लीम कर लिया कि इस पर जो तकसीम है सीटों की वो गलत है। और उनका जी अब आप ये जो है अप्रूव कीजिए। सर मुराद साहब ने पूछा कि जनाब आखिर क्यों आप ये कर रहे हैं और ये तमाम चीजें, तो लगे इसकी वजह से हम को नए सिरे से हल्का बंदी नहीं करनी पड़ेगी और इलेक्शंस वक्त पे हो जाएंगे उन्हीं पुरानी हल्का बंदियों को। आप समझते हैं ताज हैदर साहब कि आपके साथ धोखा हो गया उस वक्त? नहीं, हर वक्त धोखा होता है, धोखे की क्या बात है शुरू से। अच्छा, मतलब धोखा तो वो करते ही हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो धोखा किया, और उस धोखे सबसे ज्यादा फर्क हमें यह पड़ता है कि सिंध की हद तक अगर मैं कहूँ तो 500 अरब का तो हमें इस दफा नुकसान हुआ है। अगर आबादी ठीक करें तो जाहिर है कि, और ऐसे वक्त में हुआ है कि जब सिंध बिल्कुल सैलाब से बर्बाद हो चुका है। और सर ताज हैदर साहब, ये जो धोखा है, हम ये कहें कि ये धोखा नून लीग की तरफ से था, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से था? नून लीग ने तो बिल्कुल, एहसान इकबाल साहब से कोई साल भर से मीटिंग्स हो रही थी जी, और उनको समझाया जा रहा था। तमाम खबरें भी आती थी मीडिया के अंदर कि वो तशरीफ लाए हैं, उनसे चीफ मिनिस्टर की मीटिंगें हुई हैं। वो मीटिंग के बाद कहते थे कि मामला हल हो गया, हम कहते थे कि नहीं मामला वही का वही है। तो ये सिलसिला तो चल रहा था। लेकिन ताज हैदर साहब, इसी के साथ साथ मर्दमशुमारी के मामले के बाद अगर आप देखें तो जो रिक्यूजिशन का मामला हमने पार्लियामान के अंदर देखा कि पहले शहादत अवान साहब ने रिक्यूजिशन जमा करवाई, वो रिजेक्ट हो गई कि 5 दस्तखत जो हैं वो जाली हैं, मशकूक हैं। फिर हमने देखा कि आपने एक रिक्यूजिशन जमा करवाई, उसमें कहा गया कि 5 जो सेनेटर्स हैं उन्होंने अपने दस्तखत वापस ले लिए, जिसमें नून लीग के सेनेटर भी शामिल थे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इसमें नून लीग जो है वो क्यों समझती है कि इस वक्त सेनेट का इजलास बुलाना जरूरी नहीं है, और ये दस्तखत वापस किस बुनियाद पर लिए गए? देखिए, नून लीग का तो सिर्फ एक ही दस्तखत था, मोहतरमा सादिया अब्बासी ने जी। लेकिन हमने हर एक का दस्तखत लेते वक्त ये कंफर्म कर लिया था कि आप वापस तो नहीं लेंगे, और सबने कहा कि जी हम वापस नहीं लेंगे। और उसके बाद भी अब पता नहीं
उन्होंने हमें कहा कि जी राइटिंग में वापस लिए हैं, फिर उन्होंने राइटिंग में वापस लिए हैं तो उसकी नकल हमें दे दें। दूसरी बात आईनी यह है कि क्या दस्तखत करके दस्तखत वापस लिए जा सकते हैं? यानी मैं एक चेक पे दस्तखत करूं और अगले दिन मैनेजर से कहूं कि जी मैंने अपने दस्तखत वापस ले लिए, ये तो नहीं होता। लाखों दस्तावेज। तो सर ये नून लीग क्यों पीछे हट गई? आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं? क्या क़यादत की हिदायत थी या आप समझते हैं इंडिविजुअली? नहीं, वो जो भी है मतलब समझिए कि हम सेनेटर्स हैं और अगर सेनेटर कहें कि जी हमें सेनेट का इजलास नहीं बुलाना, तो ये जो हैरत की बात है कि क्यों नहीं बुलाना। तो ताज हैदर साहब क्या पीपल्स पार्टी दोबारा रिक्विजिशन जमा करवाने जा रही है? नहीं, ये दोबारा नहीं होगी, ये 12 होगी। अच्छा, तो उसके लिए फिर आपके दस्तखत पूरे हैं इस दफा? देखिए शायद पूरे से भी ज्यादा हूँ। अच्छा, पूरे से। ठीक है ताज हैदर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आप यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज़ जो हैं वो हमारे साथ होंगे और जो नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का मामला है और जो चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनको कानूनी तौर पर मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आ सकती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, ताज हैदर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का जिक्र किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी की जानिब से सवालात उठाए गए या फिर खुर्शीद शाह साहब का जैसे हमने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि शायद तारीख में एक बार फिर जो है वो तब्दीली हो, तो इसी मामले पर हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तारिक अजीज़ साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अब इस वक्त जैसे हमने जिक्र किया कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कहा कि शायद मियाँ साहब वापस आएँ और ऐन वक्त पर भी उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है और तारीख में तब्दीली आ सकती है। अभी तो हम देख रहे हैं कि शायद उनकी वापसी का शेड्यूल जो है वो भी जारी किया गया है। आप बताएं कि वापसी जो है वो तय है, शेड्यूल जारी किया गया है जो फाइनल है, या आप समझते हैं कि अभी भी तब्दीली का कोई इम्कान है? उनकी वापसी तो तय है, उन्हें पाकिस्तान आना है और 21 को ही आना है। ये अब 10 दिन हैं बीच में, ठीक है, 10-11 दिन है। इसमें उनका शेड्यूल जो है, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी मुतवक्को है, तोयब एर्दोगान से भी मुलाकात मुतवक्को है, ठीक है, टर्की भी जा सकते हैं। तो नवाज शरीफ साहब चाहते ये हैं कि जब मैं पाकिस्तान 4 साल के बाद जाऊँ, मीनार पाकिस्तान पे खड़े होकर कोई कौम से खिताब करूँ तो उनको कोई बात बताने वाली हो ना, ठीक है। तो उनकी कोशिश ये है कि कोई बड़ी कमिटमेंट लेके जाऊँ इसके हवाले से, मुर्शिद के हवाले से, इमदाद के हवाले से। अच्छा, तो वो जो डेट्स तय नहीं हो रही, वो मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तो है शेड्यूल, लेकिन कब है उसमें थोड़ा है कि वो कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे, कब मुलाकात होगी। लेकिन लंदन से उन्होंने अपना सामान और अपना ऑफिस वाइंड अप कर लिया है। मतलब ये 21 से आगे पीछे हो सकता है? नहीं, 21 से आगे पीछे नहीं हो सकता। अच्छा, 21 को उन्होंने पहुँच जाना है। इससे पहले ये उन्होंने दुबई भी जाना है, कतर भी जाना है, टर्की भी मुतवक्को है, ठीक है, और मुलाकात उनका शेड्यूल तय पाया जाता है। तो वो इसलिए कि वो उनसे सारी कमिटमेंट लेके आके मीनार पाकिस्तान में कौन को बताएंगे जी मैं ये कमिटमेंट लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ पर एक तासुर ये भी था ना कि मियाँ साहब ने जब एहतसाब की बात की तो शहबाज शरीफ साहब वो भी लंदन चले गए और फिर ये खबरें आई कि शायद नैरेटिव जो है वो तब्दील होगा। तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनका जो बयानिया था एहतसाब वाला वो उससे पीछे हट चुके होंगे? हाँ, वो तकरीबन पीछे हट चुके होंगे हैं, क्योंकि देखें ना, जब पहले दिन लंदन मीटिंग हुई तो जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ा नाम लिया अपना वाज़े तौर पे, बाजवा साहब का, फैज़ साहब का जी। अगले दिन शहबाज साहब लंदन पहुँच गए, कोई शेड्यूल नहीं था उससे पहले, कोई शेड्यूल नहीं था, लंदन पहुँचे। और नेक्स्ट डे जो मीटिंग हुई जिसमें शहबाज साहब बैठे हुए थे, उसमें नवाज शरीफ सिर्फ 24 घंटे हुए थे। उस मीटिंग में उन्होंने किसी जनरल का, किसी जज का नाम नहीं लिया। अच्छा, तो इसका मतलब वाज़ है कि अगले दिन ही उन्होंने अपना स्टैंड जो है वो उस पर वापस ले लिया, चेंज बिल्कुल हुआ। तो आप नहीं समझते कि इससे मुस्लिम लीग नून का जो नैरेटिव था उसको नुकसान होगा? मेरा अपना ख्याल है कोई ज़्यादा हमारी कौम इतनी याद रखने वाली नहीं है। सियासी जमातें कितनी यू टर्न भी लेती हैं और अपने फैसले बदलती भी हैं। नवाज शरीफ साहब जब पहले 2002 में गए थे तो उन्हें सियासत ख़त्म हो गई, ये वापस नहीं आएंगे, वापस भी आ गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, CM भी बन गए। तो कई दफ़ा उन्होंने एक बयानिया लिया, वापस लिया, फिर लिया, वापस लिया। तो कौम को इसको ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि वो करेगी, याद रखती है, याद रखती है। लेकिन तारिक साहब, इसी के साथ साथ एक मसला ये भी तो है ना कि मियाँ साहब को सज़ा हुई, अब वो यहाँ से गए थे, इलाज के लिए गए थे, अगर वो वापस आते हैं
तो अभी भी कानूनी तौर पर उनको चैलेंजेस तो दरपेश हैं, इस हवाले से क्या उनका लाए अमल होगा? कानूनी तौर पे तो बिल्कुल उनको चैलेंजेस हैं। इसमें बल्कि पीपल्स पार्टी का बड़ा सबसे पहले मैनिफेस्टो करीम कुटी साहब से बात की तो उन्होंने कहा जी वो जेल गए थे, वापस जेल आना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके बाद एक बहस चल पड़ी। तो उन्होंने कहा, फिर वज़ीर दाखिला साहब का भी बयान आ गया। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं, अंडरस्टैंडिंग है, कोई सब चीज़ें तयशुदा हैं, उनको कोई जेल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ वो नवाज शरीफ बगैर किसी कमिटमेंट के वापस नहीं आए। मेरे हिसाब से हर चीज़ तयशुदा है। हाँ। वो ऐसे आते तो पहले आ जाते तो उनको कोई हफाजी ज़मानत मिल जाएगी और वो उनके कोई कानूनी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली या जो भी है कोर्ट के जरिए रिमूव हो जाएंगी। उनको कोई बड़ी मुश्किल चैलेंज या कोई नहीं होगा कि ऐसा जेल जाना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो तासुर दिया जा रहा है मुख्तलिफ जमातों की जानिब से कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी मुआहदे, किसी डील, किसी बातचीत के जरिए ही वापस आ रहे हैं, तो ये हकीकत है? बिल्कुल। जब वो गए, देख रहे हैं, जब भी पीपल्स पार्टी हो, कोई पोलिटिकल पार्टी हो, तो वो एस्टेब्लिशमेंट से उनकी एक बातचीत चलती है, तय होता है, उसके हिसाब हुकूमतें बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, तोड़ते हैं। अभी देखें इमरान खान साहब कैसे आए, कैसे गए, फिर PMLN से बात हुई, पीपल्स पार्टी से बात हुई। तो ये एस्टेब्लिशमेंट में सब कैंडिडेट क्या है, दुनिया में तमाम मुल्कों में ऐसे एस्टेब्लिशमेंट के बगैर हुकूमतें नहीं बनती। लेकिन तारिक साहब, इसी के साथ साथ अगर आपने देखा हो तो रिसेंटली जरदारी साहब जब लाहौर में थे तो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात भी की और खबरें आई कि चौधरी साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि हम नून लीग के साथ खड़े होंगे, आपके साथ हम आगे नहीं चल सकते। आप वाकई समझते हैं कि काफ लीग नून लीग के साथ खड़ी होगी मियाँ साहब की वापसी पर? ये बिल्कुल इसी बात की दलील है कि वो उधर क्यों नहीं जा रहे। शुजात साहब तो बड़े कंफर्टेबल थे पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन वो कहते हैं हम नून लीग में जाएंगे। नून लीग के साथ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान भी नून लीग के साथ जाएंगे। और बलोच आप देखें, वो बलोच जो नवाज शरीफ साहब को, जो PMLN को गालियां दे के गए थे, वो वापस आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? बलोच से मुराद बलोचिस्तान के कुछ जो लीडर गए थे, पार्टी छोड़ के गए थे, अब वापसी के लिए उनकी वापसी नहीं। वो तो अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने भी मुलाकात की थी, जाम कमाल साहब ने भी की थी, फिर ये प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, ये ऑन बोर्ड थे, PMLN ऑन बोर्ड थी इसको काकड़ साहब को बनाने के ऊपर। अच्छा, ये बिल्कुल ऑन बोर्ड थे। इसलिए ये सब जो पीपल्स पार्टी के एतराज़ आते हैं वो काफ़ी हद तक इसलिए भी ठीक हैं कि वो सब लोग पहले इनको था कि पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे थे बलूचिस्तान वाले, एक वक्त था, फिर वो ब्रेक लग गई, वो लोग नून लीग के साथ मुलाकातें स्टार्ट होंगी। तो अब वो अब चौधरी शुजात साहब जैसे आपने कहा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे थे, जरदारी साहब लाहौर बैठ रहे हैं, पिछले विजिट पे कोई मिलने नहीं आया। बल्कि मैं आपको एक बड़ी थोड़ा दिलचस्प बता दूं, आसिफ अली जरदारी साहब से नसरुल्लाह दहशत साहब की मुलाकात तय हो गई थी। नसरुल्लाह दहशत साहब जो राजनपुर से हैं, वो हमेशा MNA बनते हैं, इलेक्टेबल हैं, शायद कभी उन्होंने इलेक्शन लूज किया हो, वो हुकूमत में शामिल होते हैं। उनकी पीपल्स पार्टी के साथ तय हो गई मुलाकात, लाहौर में थी। आसिफ साहब वहाँ वेट कर रहे हैं, वो रास्ते से वापस चले गए। बीच में क्या हुआ? उनको ऐसा लगा कि यार पीपल्स पार्टी में नहीं जाना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो अब वो कहाँ खड़े होंगे? अभी तक तो उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो PMLN में जाएंगे। तो आप समझते हैं कि ये जो परवेज इलाही साहब का मामला है, अगर ये मामला चलते हैं तो कोई उनको रिलीफ मिलेगा चौधरी शुजात साहब के जो मुतालबात या उनके जो भी मुतालबात हों? हाँ, नहीं, चौधरी शुजात साहब और परवेज इलाही में मेरे खिलाफ फासला बहुत बढ़ गया है। चौधरी शुजात साहब उनको कोई रिलीफ नहीं दिला सकेंगे। लेकिन वो जेलों में जाके मुलाकात तो है, उनका एक रिश्तेदारी भी ऐसी है और एक फैमिली थी, तो मुलाकात करते हैं, लेकिन चौधरी शुजात साहब उनको कोई रिलीफ दिला नहीं सकेंगे जब तक कि वो अपना स्टांस नहीं बदलते। लेकिन तारिक साहब, यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में एक नई पार्टी की बातचीत चल रही है और दारोमदार जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर है। रिसेंटली हमने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुलाकात भी की है मियाँ साहब के साथ। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि मुलाकात में क्या तय पाया है? क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब नून लीग के साथ खड़े होंगे या उन्होंने अलविदा कह दिया है? अलविदा तो उन्होंने नहीं कहा, और पीपल्स उन्होंने अलविदा नहीं कहा, पार्टी नहीं छोड़ी, ठीक है, इस वक्त तक। और नई पार्टी में भी मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे। अगर उन्होंने अपना सियासत नवाज शरीफ के साथ, PMLN के साथ, उनके मामला अभी ठीक नहीं हैं। इस मुलाकात के बाद भी उनके मामला ठीक नहीं हुए। अगर ठीक ना हुए तो वो शायद घर बैठने को तरजीह देंगे, वो इलेक्शन ना लड़ें, उनका बेटा लड़ ले। मेरा नहीं ख्याल कि वो नई पार्टी बनाएं या उसमें जाएँ। जो नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी कोई खुशगवार मुलाकात नहीं थी, उसमें इन्होंने भी गिले शिकवे किए हैं, उन्होंने भी गिले शिकवे किए हैं। और देखिए, इस मौके पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को कि आप वापस ना आएँ। अच्छा, जब पूरी कौम और पूरी पार्टी उनके इस्तकबाल के लिए लगी हुई है, बड़े इजलास हो रहे हैं और शहबाज साहब से लेके तमाम टीम एक एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हुए हैं, तो शाहिद साहब ने उन्हें कहा कि मैं समझता हूँ कि आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो मियाँ साहब ने इसको बड़ा माइंड भी किया, उनको गिला भी किया, क्यों नहीं आना चाहिए,
ठीक है। तो उन्होंने कहा जी देखें जी, अगर वो आप आएंगे तो आप अपने इस्तकबाल हमारा नाकाम भी हो सकता है, आपको भी अदालतों का चैलेंज भी हैं, मुकदमात भी हैं, तो बेहतर है कि पहले आप वो चीज़ें ठीक कर लें। तो इस बात को मियां नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा नहीं लिया। लेकिन उन्होंने जवाब क्या दिया पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब? हाँ, शाहिद खाकान साहब ने जब मियां साहब ने गिला किया कि आप पार्टी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो उन्होंने कहा जी मुझे आप निकाल दें, मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ और देता रहूँगा पार्टी के अंदर जी। उन्होंने माजी का भी कुछ बताया कि मैंने फ़लाँ कहा का फैसला ये नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था हमजा को CM ना बनाएं, तो वो बैक फायर हुआ, मैंने कहा था हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, हमें नुकसान हुआ, तो मैं तो अपनी ओपिनियन देता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे निकाल दें, ये शाह साहब ने कहा। तो मियाँ साहब ने क्या? मियाँ साहब ने उसके पे कहा कि शाह साहब मैं आपको निकालना नहीं चाहता, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे साथ रहें, आपके वालिद साहब से मेरे पे ताल्लुक़ था, हमारी 3 नस्लों से ताल्लुक़ हो गया, आप इस पार्टी का हिस्सा रहना चाहिए, लेकिन पार्टी में अगर रहना होता है तो पार्टी डिसिप्लिन की आपको पाबंदी भी करनी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो अफ़गान महाजरीन का एक मामला है जिस पर आज भी एक बयान जो है अहम सामने आया है कि वो 1 नवंबर तक जो है तमाम अफ़गान रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान से निकल जाएँ। इस हवाले से हम देखें कि जो ANP हो गई या JUIF हो गई, वो इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं, जो हुकूमती फ़ैसला, इस पर हम बात करेंगे। हारून रशीद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से या जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से हमने देखा कि जो हुकूमत की का जो अहम फ़ैसला सामने आया, उस हवाले से तनकीद भी सामने आ रही है। जैसे हमने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान साहब, और इसी के साथ साथ अब जो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातों का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए अहम भी है। हम अगर माजी में देखें तो 80 के दिहाई में ये शुरुआत हुई, 9/11 के बाद जो पॉलिसी में थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो आए, लेकिन उसके बाद अब जो हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अफ़गान जो महाजरीन हैं वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान से निकल जाएं। तो इस फैसले के क्या आप असरात देखेंगे? इस फैसले को आप ओवरऑल कैसे देख रहे हैं? देखें, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि प्रोसेसेस की बजाय हम कैंपेन्स में बिलीव करते हैं। अपने प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि कोई गैर कानूनी पाकिस्तान में पहले तो दाखिल कैसे हो। चलें, मान लें हालात ऐसे थे, इस ख़ित्ते में जंग के हालात थे, उसकी वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी भी एट स्टेक थी और मसाइल थे, तो अब उसको यक जुम्बिश कलम ख़त्म करना कि जी 1 महीने में सारे गैर कानूनी जो अफ़गान पनागुज़ी हैं वो पाकिस्तान से चले जाएं, मेरा ख़्याल में मुमकिन नहीं नज़र आता। पहली तो इसकी वजह यह है कि आई डोंट नो पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी सलाहियत कितनी है कि वो जो कह रहे हैं कि 30-35 लाख अफ़गान हैं, जिनमें से आधे जो हैं वो गैर कानूनी बग़ैर किसी दस्तावेज़ात के पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वो उनको कैसे ढूंढ कर निकालेंगे और फिर उनको वापस कैसे करेंगे। हारून साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि आपको याद होगा कि हम तो जो अफ़गान महाजरीन हैं उनको वेलकम भी करते रहे हैं, और फिर हम ये भी क्रेडिट लेते रहे कि हम अच्छे मेहमान नवाज हैं, मेहमान नवाजी का क्रेडिट भी हम लेते रहे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या ये फैसला किसी दबाव के नतीजे में है, या आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि इस फैसले की 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो बड़ी वजह ये नज़र आती है कि शायद जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है वो TTP के मामले पर कुछ ज़्यादा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको तस्लीम करने और TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कुछ तैयार नज़र नहीं आ रही। दूसरा, कुछ इस तरह की इतलात हैं कि TTP और जो मिलिटेंट दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि दाइश है, वो है, तो उनमें जो अफ़गान्स हैं वो शायद पाकिस्तान पर हमलों में ज़्यादा इस्तेमाल होने का पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों को खदशा है। ठीक है हारून साहब, एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल आपसे एक मुख्तसर होगा कि अब निगरान हुकूमत के हवाले से मुख्तलिफ जो जमातें हैं, जो इत्तेहादी हुकूमत रही, वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही हैं कि इनका तो काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। अब आप समझते हैं कि ये अहम फैसला अगर निगरान हुकूमत करती है, फिर ANP JUI के तहफ़्फ़ुज़ात भी आपके सामने हैं, निगरान हुकूमत का ये अहम फैसला आप समझते हैं कि इसका तमाम बोझ जिम्मेदारी आने वाली मुंतखब हुकूमत पर होगा, और क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे? फिर
देखें, सियासी हुकूमतें पाकिस्तान में कोई भी जो बहुत कलीदी और बहुत अरसे से, तवील अरसे से मसाइल चले आ रहे हैं, वो हल करने को कभी तैयार ही नहीं हुए हैं। तो फिर बीच में जब ये अबूरी हुकूमतें आती हैं तो वही ये बेड़ा उठा लेती हैं कि हम ये करेंगे। तो मैं इस हद तक तो इस अबूरी हुकूमत एजेंडे से मुतफिक हूँ कि वो निजकारी और जो हुकूमत पर के ख़जाने पर दबाव डालते हैं, ऐसे इदारे हैं जो उनकी निजकारी का जो एजेंडा इन्होंने उठाया उसको कर लेना चाहिए। लेकिन ये अफगान रेफ्यूजीज का बड़ा पुराना मसला है। लेकिन सर ये तो निगरान हुकूमत का वैसे मैंडेट तो नहीं है सर। किस चीज़ का सर? ये जो निजकारी हो गई या फिर ये अहम फैसले जो पॉलिसी इश्यूज होंगे, उसमें आप समझते हैं कि निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियार है? ये तो आप जो PDM की पिछली हुकूमत गुजरी है उनसे अगर सवाल करें तो ज़्यादा मौजू होगा, क्योंकि वो ये इख्तियार इनको देकर गए हैं। आइन और कानून में जो तरामीम वो करके गए हैं उसमें अब वो निगरान हुकूमत को ये हक हासिल है कि वो फाइनेंशियल मैटर्स में भी ऐसे फैसले ले सकते हैं जिससे कंटिन्यूटी और मुल्क की बेहतरी का फ़ायदा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरुण साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बैरिस्टर गौहर साहब से बातचीत करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त जो इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी, JUIF, ANP के, इसी मामले पर हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर कानूनदार बैरिस्टर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौहर साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम इंतखाबात की बात करें तो JUIF का ये मौक़िफ़ है कि इस वक्त रियासत जो है वो डूब रही है और सियासी जमातें जो हैं वो उनको इलेक्शन की पड़ी है। तो तहरीक इंसाफ क्या समझती है? वाकई कोई तरजीहात और होनी चाहिए, मिल बैठकर कोई और रास्ता तलाश करना चाहिए? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि उनका वाहिद जो मुल्की जो मसाइल है उनका हल एक ही है और वो है इंतखाबात। तो तहरीक इंसाफ कैसे देखती है इस बयान को? मैं समझता हूँ मौलाना साहब को बहुत लेट ये रियासत डूबने का ख्याल आया और मुल्क में जो महंगाई है और इस वक्त की सूरत हाल है उसका अभी ख्याल आया। लेकिन ये एक आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और ये हर सूरत निभाना है और इलेक्शन हर सूरत होने। आईन में कोई गुंजाइश नहीं है डिले करने का, ना ही आईन में कोई केयर टेकर सेटअप की गुंजाइश है 90 दिन से ज्यादा होने का। इसलिए हर सूरत में और पहली फुर्सत में इलेक्शन होने चाहिए। जितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए और जितनी जल्दी इलेक्टेड हुकूमत आ जाए, उस हुकूमत की फिर सवाबदीद है और जो लोग जीत जाए वो हुकूमत बनाए, स्ट्रांग डिसीजंस ले ले और इकानमी को बेहतर करे, और जो हार जाए वो उसका तामुन करे। किसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इलेक्शन में डिले होने चाहिए। PTI बिल्कुल नहीं समझती कि इलेक्शन में डिले होने चाहिए। हम तो पिटीशन फाइल कर चुके इवन सुप्रीम कोर्ट में कि दोबारा हिदायत की जाए और इलेक्शन 90 डेज में इंश्योर हो जाए। लेकिन गौहर साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा है, अब ये भी तासुर दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में शायद मजीद चेयरमैन PTI के खिलाफ जो है वो बयानात सामने आए। तो आप इंतखाबात से पहले तहरीक इंसाफ के लिए मजीद मुश्किलात देख रहे हैं सर? इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए दिन की तो कोशिश यही है। जो केसेस इतने चलाए हैं गुज़श्ता 1 साल से ये कोशिश करते रहे और 180 केसेस बनवाए थे और एक के बाद केस करते थे और हर जिस तरीके से अरेस्ट करते थे लेके आते, तो वो लोग उनको कुव्वत जो मुखालिफ है उनकी तो कोशिश ही यही थी कि उनको अरेस्ट किया जाए, डैमेज किया जाए, पॉलिटिकल स्फीयर से निकाले, आवाम से ख़त्म कर दे और किसी सूरत उसको डिस्क्वालीफाई कन्विक्ट करवा ले। और जितनी भी स्टेटमेंट अभी आ रही है जिसमें न कोई बच्चे की, बूढ़े की, औरत की, घर वालों की, घर की चादर चार दीवारी की कोई तमीज़ नहीं। लोगों को उठाया जा रहा था। पहले ये था कि उनको उठाते थे, 4-4, 10-10 मरतबा कोर्टों में पेश करते थे, FIR करवाते थे। हमने फेयर एंड फ्री ट्रायल मांगा है और जिस बात का जिक्र है, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो मैं 9 की केसेस हो, चाहे वो तोशा खाना की, हमने फेयर ट्रायल मांगा है जो थ्रू आउट हमें रिफ्यूज होता रहा है। जी, तो इस वक्त अगर टिकट्स की बात करें गौहर साहब, तो आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात जनवरी में हो रहे हैं, तो आपकी तैयारियां, तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या हैं? टिकट्स की तकसीम का मामला, उस हवाले से फैसले कौन करेगा, कैसे होंगे, क्या ये स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह PTI बड़ी एक फ़ाल पार्टी और थ्रू रही है और खान साहब ने इस पार्टी की बड़ी एक रहनुमाई की थी और इसकी ट्रेनिंग की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है जो उमर अयूब साहब की सदारत में हर दूसरे दिन अपना मीटिंग होल्ड करती है और सारी जो कार्रवाई है वो हमारे एंड पे कंप्लीट है और हमारे वर्कर भी रेडी है और सपोर्टर भी रेडी है। जिस वक्त हम तो सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि एक मरतबा अनाउंस हो जाए इलेक्शन का शेड्यूल और वो आगे चल पड़े, तो वोटर भी रेडी हैं और पार्टी वर्कर भी रेडी है और लीडरशिप भी रेडी है। इंशाअल्लाह ताला
हमारा सब कुछ तैयार है। लेकिन गौर साहब, एक सवाल ये भी आपके सामने रखता जाऊं कि जो मियां साहब की वापसी का जिक्र किया जा रहा है, अब ये भी नून लीग दावा कर रही है कि उनको अदालत से रिलीफ भी मिल जाएगा। तो अगर मियां साहब वापस आते हैं, अदालत से उनको रिलीफ मिलता है, तो क्या तहरीक इंसाफ उस रिलीफ को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, या क्या स्ट्रेटजी होगी सर? देखिए, पीटीआई का कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं है कि खुद इसको चैलेंज करे, नहीं पीटीआई इसमें पार्टी बन सकती है, क्योंकि ये तो नेब का केस है, नेब करेगी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर मियां साहब और जिसको इसको रिलीफ दिया जा रहा है और जिस धूमधाम के साथ उसको मुल्क में वेलकम किया जा रहा है, और वो तो ऐसा है कि यहाँ से जब जा रहे थे तो इलाज की वजह तिहारत से चले गए थे, न वहाँ इलाज कराया, न वापस अदालत में आए, उसकी अपीलें डिसमिस हो गई और वापस आकर के लैंड करके उसको तो जेल जाना चाहिए। लेकिन बजाय उसको जेल जाने के उसको ठीक ठाक ला करके उसकी ताजपोशी की जाएगी और वो एड्रेस भी करेंगे एक प्रोसेशन को और जलसा भी होल्ड करेंगे। लेकिन ये मैं आपको कहूँ कि 2007 और 2008 को आपको याद होगा, जिस वक्त बीबी वापस आई थी तो फिर मियां साहब भी आए थे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड है तो ये नहीं हो सकता कि कन्विक्टेड को तो आप सारी फैसिलिटीज दे दे और इमरान खान साहब को आप जेल में रखे, या उसकी लीडरशिप को भी जेल में रखे पीटीआई, या उसके बाकी जो वोटर और सपोर्टर है। अभी भी आपने देखा होगा कि बाकी पार्टियों को इजाजत है, वो कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, जलसे भी कर रहे हैं, जिस तरह के पीछे में अभी एएनपी ने जलसे किए। लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं है, झंडे की इजाजत नहीं है, एक बैलून उड़ाने की इजाजत नहीं। लेकिन गौर साहब माजी में हम अगर देखें तो एमक्यूएम आपके साथ रही, बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपके साथ रही, जीडीए आपके साथ रही। अब अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त अदालती तौर पर या अदालती मामलात या इस मुश्किल में है, तो इन जमातों में से क्या किसी जमात का इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ता है या इत्तेहाद बनेगा, इलेक्शन इत्तेहाद? देखो, अभी तक तो फिलहाल कबल अज वक्त है कि क्या इत्तेहाद बनता है या नहीं बनता। अलबत्ता हमारी तो कोशिश जरूर है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो उसके साथ इलेक्शन 1 पॉइंट एजेंडा है, इलेक्शन कब हो जाए, जब हो जाए, फ्री एंड फेयर हो जाए, उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन अभी पॉलिटिकल अलायंस का कोई फैसला न हुआ है, न कोई ऐसा एजेंडा है फिलहाल। अच्छा, लेकिन गौर साहब, इसी के साथ साथ अगर एक आप इस बात की तस्दीक कर दें कि शोएब शाहीन साहब ने यह कहा है कि जो सदाकत अब्बासी साहब हैं उनको फिर से जो है वो उठा लिया गया है। आप इसकी तस्दीक करेंगे कि क्या ये हकीकत है जो शोएब शाहीन साहब ने कहा है? अच्छा, मेरे जाती इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर शोएब साहब ने कहा होगा तो शायद उनको पता होगा, मुझे जाती तौर पर नहीं है कोई ऐसा इल्म। तो अब गौर साहब, एक आखिरी सवाल के जो साइफर के हवाले से आपकी एक दरखास्त है जिस पर कल शायद समाअत होनी है, फिर जेल ट्रायल का मामला है और जज की तकर्री के हवाले से भी आपका मामला जो है वो उसके हवाले से भी दरखास्त है। आप कितने पुरुमीद हैं कि इस दरखास्त में आपको रिलीफ मिल सकेगा, जो जेल ट्रायल है या जज से मुतालिक जो आपने दरखास्त दे रखी है? देखिए, जेल की ट्रायल तो हो नहीं सकती, ये तो गैर आईनी, गैर कानूनी है और कानून में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप जेल ट्रायल करें। और जो जितनी भी हेयरिंग मरतबा की है हुकूमत ये करती रही है कि ये जज साहब पे डालते हैं, जज साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ सिक्योरिटी रिस्क है तो आप उसमें जेल में ट्रायल करवा ले। तो ऐसे तो हो ही नहीं, लेकिन उम्मीद फिर भी हमें है कि इंशाल्लाह अदालत हमें, अगर कानून और आईन के मुताबिक अदालत जाएगी और इंसाफ के तकाजों को पूरा करेगी, तो मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये ट्रायल हमारा जो है वो ओपन होगा। हम तो सिर्फ ये कि चाहते हैं कि ओपन ट्रायल, हम तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भी चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, कमीशन बैठे और वो उसका तयन करे पहले। तो अब गौर साहब, एक आखिरी सवाल कि आप चेयरमैन पीटीआई को इंतखाबात से कबल जेल से बाहर देख रहे हैं, क्या वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे? कोई माहौल ऐसा बन रहा है, कोई बातचीत हो रही है? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हम देख रहे हैं जी। हमारे ऊपर जितने केसेस है उसमें मैं हम समझते हैं कि लीगली उसमें कोई जान नहीं है, ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। वो आईन और कानून के तकाजों को नहीं पूरा करते। कोई भी उसने न जुर्म किया है, न उसने किसी को उकसाया हुआ है, और नहीं उसने जो मुल्क के स्टेट है सीक्रेट्स है, न उसी को कंप्रोमाइज किया। कोई केस नहीं बनता। मुझे इसलिए उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो निकलेंगे भी और कैंपेन भी लीड करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे। लेकिन गौर साहब, आप भी जलसों का जिक्र कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही, फिर हम अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है। तो क्या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि वाकई एक ही जमात के लिए कोई रास्ता बनाया जा रहा है, एक ही जमात को आगे लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि सारे को लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेकिन इन पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड और कैसे मिले? 16 महीने की उन्होंने हुकूमत की और मौजूदा जो केयर टेकर सेटअप है ये तो उसी की एक्सटेंशन है। इसमें वही लोग शामिल है जो उनके चुने हुए लोग हैं और यही कर रहे। तो उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड से कहीं ज्यादा बढ़ करके मिला है। उनको तो फुल वो है, इजाजत है, वो जहाँ चाहते जलसे करते हैं, जहाँ उनकी लीडरशिप करती है, और हमें तो कोई इजाजत नहीं। ठीक है गौर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बैरिस्टर गौर साहब की गुफ्तगू
आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।